हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट होता है तो इसका मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जो इंडियन रुपी है वो आजकल बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। कल तो इसने 77 रुपीज 81 पैसे के रिकॉर्ड लेवल को भी छुआ। हालांकि इसमें आज कुछ इंप्रूवमेंट देखी गई और जब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो ये 77 रुपीज 42 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन आप न्यूज हेडलाइंस में सुनते होंगे कि भाई रुपया अब ऑल टाइम लो पे पहुंचता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो इसका अगर बहुत ही सिंपल भाषा में हम मतलब समझे तो इसका मतलब है कि भाई अगर आपको डॉलर खरीदते हैं तो आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा पहले के मुकाबले में। तो लेकिन आप तो अपनी डे टू डे लाइफ में डॉलर्स को खरीदते नहीं है, ज्यादातर लोग हम डॉलर्स को ऐसे रेगुलरली नहीं खरीदते। तो आप कई बार सोचते होंगे कि भाई अल्टीमेटली रुपये के गिरने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शायद आपके मन में होगा कि भाई हम डॉलर बेंचमार्क ही क्यों फॉलो करते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर के साथ ही क्यों कंपेयर करते हैं। तो उसका रीजन है कि यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बात करेंगे तो यूएस डॉलर आपको मोस्ट पॉपुलर एक्सेप्टेड करेंसी मिलेगी। दूसरे नंबर पे आपको यूरो दिखेगी। 2021 का अगर मोस्ट ट्रेडेड करेंसी की लिस्ट देखी जाए तो यूएस डॉलर पहले नंबर पे है, यूरो दूसरे नंबर पे, जापानीज येन तीसरे नंबर पे, ब्रिटिश पाउंड चौथे नंबर पे दिखेगा। यहीं आपको चाइनीज जो करेंसी है वो 8वें नंबर पे, और इसी लिस्ट में बहुत नीचे 18वें नंबर पे आपको इंडियन रुपी दिखेगा। हालांकि इंडियन रुपी फिर भी काफी कंट्री से बेहतर है, क्योंकि 180 ऐसे कंट्री हैं जहां पे जो उनकी लोकल करेंसी है वो मोस्टली उनके देश में ही यूज की जाती है, यानी कि उस देश के बाहर उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन इंडियन रुपी में फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अगर हम डॉलर पे वापस आए तो 85% जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसमें कि क्रूड ऑयल का भी ट्रेड इंक्लूडेड है, वो डॉलर में किया जाता है, यानी कि डॉलर उसमें इन्वॉल्व होता है। 40% जो दुनिया भर के लोन्स सैंक्शन किए जाते हैं ग्लोबली, उसमें डॉलर इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से जो हम डेली बेसिस पे इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं वो डॉलर के मुकाबले करते हैं। हालांकि अगर हम यूरो, जीबीपी, एयूडी, न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस देखें तो ये करेंसी इंडियन रुपी से भी वीक हुई है। जैसे कि यूरो इंडियन रुपी के मुकाबले में पिछले एक साल में 7.5% वीक हुआ है। जो ब्रिटिश पाउंड है वो लगभग 5% वीक हुआ है। और अगर इंडियन करेंसी से बेहतर किन्होंने किया है तो आपको यहाँ पे रूबल दिखेगा, रशियन रूबल। सरप्राइजिंगली वहां पे वॉर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रशियन रूबल है उसके मुकाबले में इंडियन रुपी लगभग 21% डेप्रिशिएट हुआ है। और उसका रीजन है कि रूबल काफी स्ट्रांग हुआ है अभी, क्योंकि पुतिन ने एक स्मार्ट मूव किया कि उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको बोला कि भाई अगर आपको गैस खरीदनी है तो आपको रूबल में पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि रूबल की डिमांड बढ़ गई और वो करेंसी काफी स्ट्रांग हुई है। अदरवाइज यही रीजन है कि हम यूएस के अगेंस्ट ही अपनी करेंसी को बेंचमार्क करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर करेंसी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यूएस डॉलर जो इंडियन रुपी का गैप है वो लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, और आप शायद जानकर हैरान होंगे कि 1913 में एक डॉलर के बदले में सिर्फ आपको 0.09 इंडियन रुपी मिलते थे। 1925 में 0.1 रुपी मिलता था एक डॉलर के बदले में। हालांकि ये ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, जब से हम आजाद हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो 1947 में एक डॉलर के बदले में आपको 4 रुपए मिलते थे। लेकिन वहां से हमारी करेंसी लगातार वीक होती रही है। 2011 में 46-47 रुपीज आपको मिलते थे, जो कि अब बढ़ करके ऑल टाइम लो के आसपास चल रही है। 77.5 रुपीज आपको एक डॉलर के बदले में मिलते हैं। और उसका रीजन है कि जो भी कमोडिटी की डिमांड हाई होती है उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ती है। और डॉलर आप जानते ही हैं कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और उसको उसकी पेमेंट करने के लिए हमको डॉलर खरीदना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से रुपये के बदले में। तो इस वजह से डॉलर रुपये के मुकाबले में स्ट्रांग होता जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हाल फिलहाल में रुपए में इतनी गिरावट क्यों आ रही है कि ये रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। आप देखेंगे कि 2020 का ये डेटा है जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री थे, इसमें आपको रशिया दूसरे नंबर पे दिखेगा। तो ऐसा कंट्री जो कि इतना ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता हो, वहां पे अगर वॉर हो जाएगा, सप्लाई डिसरप्ट हो जाएंगी, सैंक्शन लग जाएंगे, तो इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और इंडिया के साथ इशू है कि हम बहुत ज्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं, दुनिया में तीसरे लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं। और जितना भी जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है दुनिया में, उसका 9.1% इंडिया ही इंपोर्ट करता है। तो अगर हम
क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसको खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा, और जिसकी वजह से रुपया वीक होगा ही। दूसरा रीजन है चाइना लॉकडाउन, क्योंकि चाइना में आप जानते होंगे कि बहुत लंबे समय से कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे हुए हैं, और इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इम्पैक्ट हो रही है। और हम यूएस के बाद अगर बात की जाए तो चाइना ही हमारा आज की डेट में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट होंगी, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होंगे, तो इसका भी रुपए पे दबाव देखा जा रहा है। और तीसरा रीजन है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। आप देखेंगे अक्टूबर 2021 के बाद से लगातार ये स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से अपने जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो लगातार बेचे जा रहे हैं। इंडियन रुपी में सेल करके जो पैसा मिलता है उससे डॉलर खरीदते हैं, और वो लेकर के इंडिया से बाहर जा रहे हैं। और इसमें इस साल का भी अगर डेटा देखा जाए तो आप हर महीने देखेंगे 40,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर रहे हैं। और जो मई है उसमें तो अभी तक ये ऑलरेडी 37,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, और अभी तो काफी दिन बचे हैं, तो यहाँ पे तो ये हो सकता है कि 50,000 करोड़ रुपए के भी शेयर्स बेच दें। तो इसकी वजह से भी रुपए पे दबाव देखा जा रहा है। और इन सब के अलावा जो डॉलर है वो ओवरऑल वहां पे यूएस इकोनॉमी बेटर कर रही है, ग्रोथ देखी जा रही है, तो उसकी वजह से यूएस डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। तो इस वजह से भी रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हाल फिलहाल में रुपया वीक हुआ है। इसके अलावा कई बार आप सोचते होंगे कि भाई जनरल नॉलेज के लिए तो अच्छी बात है कि हमें पता होना चाहिए रुपया अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन इसका हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारी अर्निंग सेम रहती है, और कोई हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, अनलेस कि हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो। तो हमें रुपए के गिरने से परेशान होने की क्या जरूरत है या खुश होने की क्या जरूरत है? तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ये इम्पैक्ट ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर रुपया वीक होगा तो हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके लिए हमें जो डॉलर खरीदना पड़ेगा वो महंगा पड़ेगा। तो जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, तो सबसे पहले तो जो भी आप व्हीकल यूज करते हैं, जैसे कार यूज करते हैं, स्कूटर यूज करते हैं, तो उसमें आपकी जो मंथली पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और मान लो आप ये भी यूज नहीं करते, तो भी जो एसेंशियल कमोडिटी है, रोजमर्रा में आप फ्रूट खाते होंगे, वेजिटेबल खाते होंगे, एडिबल ऑयल यूज करते होंगे, फूड ग्रेन्स, गेहूं आटा वगैरह यूज करते होंगे, तो इनकी भी जो प्राइसेस है बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको भी मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है डीजल और पेट्रोल की मदद से। तो अगर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट दिखेगा, तो हम महंगाई के रूप में इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखेंगे अगर हमारा रुपया वीक होता है। इसके अलावा अगर ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी तो हम क्या है कि अपनी जो स्पेंडिंग है यानी कि खर्चे को कम करेंगे। खर्चे को कम करेंगे तो जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से जैसे कि आप घर खरीदना चाहते थे लेकिन सडनली इतनी महंगाई बढ़ गई, आपने सोचा कि अभी छोड़ो, घर नहीं खरीदते, या कोई और वॉशिंग मशीन खरीदने वाले थे वो नहीं खरीदते, तो इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी। और ये अगर एक्टिविटी स्लो होंगी तो कंपनी एम्प्लॉयज कम हायर करेगी, यानी कि उनको कम एम्प्लॉय, कम मशीनरी की जरूरत होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी हिट लेगी। तो आप हो सकता है कि आपको डायरेक्टली इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन आपकी कंपनी में अगर कम लोगों की जरूरत होगी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़े, या बाकी लोगों की सैलरी पे इम्पैक्ट आए। तो ये सभी चीजें आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और जो दूसरे वेलफेयर प्रोजेक्ट है उस पे जो स्पेंडिंग है अपनी कम कर देगी, और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ओवरऑल डाउन जाएगी, जॉब क्राइसिस और बढ़ता जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर रुपया वीक होता है तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जैसे कि आप इंपोर्ट करते हैं तब आपको चीजें महंगी मिलेंगी। उसके अलावा आपके बच्चे, आप ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली जो रुपी वीक होने का आप इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखेंगे अपने जीवन में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई रुपए डेप्रिशिएट होने से किसी को फायदा भी होता है, तो डेफिनेटली जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनको फायदा होता है। कि अगर आप मान लो यूएस, यूके, यूएई में रह रहे हैं तो वहां से जो पैसा आप भेजते हैं, मान लो आप $1,000 भेजते हैं अपनी फैमिली को,
तो पहले उसके बदले में आपकी फैमिली को 74-75,000 मिलते थे, अब उसके बदले में 77-78,000 रुपीज उनको मिलेंगे। इसके अलावा एनआरआईज बाहर के देशों से लोन ले सकते हैं और उस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए, $1 लाख का लोन लिया, इंडिया में जब भेजा तो पहले वो 74-75 लाख होता था, अब 77 लाख 78 लाख मिल रहा है, तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर हैं, जो कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं और उसके बदले में उनको फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर मिलती है, तो उस डॉलर के बदले में जब वो कन्वर्ट कराएंगे रुपी में तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इन लोगों के लिए रुपए का गिरने से फायदा होता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ठीक है कि अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्टर को इसका फायदा हो सकता है, लेकिन हम तो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को मदद नहीं करनी चाहिए कि भाई रुपया को ज्यादा ना गिरने दे? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही है। जैसे कि एक तरीका होता है कि जितने भी फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए थे सितंबर 2021 में इंडिया में, उनको खर्च करके जो इंडियन सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक है, वो इंटरनेशनल मार्केट से रुपया खरीद सकते हैं। रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया अप्रिशिएट होगा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व पिछले कुछ टाइम में कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई है वो रुपए को इंटरनेशनल मार्केट से खरीद रहा है। हालांकि ये मूव रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए तो आप जो इंपोर्टेड नेसेसरी गुड्स होती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया या कोई इंडस्ट्री की जो आइटम है जो कि आपको चाहिए होती है, वो अगर आप फॉरेक्स रिजर्व आपका खत्म हो गया तो वो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। उससे देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि आपने श्रीलंका के केस में देखा है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं बचा है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, तो इसलिए वो अब अपनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, अपनी जो असेट्स हैं उनको मोनेटाइज कर रहे हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस मूव भी हो सकता है कंट्री के लिए। दूसरी ऑप्शन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा सकता है, या जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकता है। और हमने देखा कि अभी 4% से 4.4% की भी गई है हमारी रेपो रेट, जो कि 2018 के बाद पहली बार इसमें वृद्धि की गई है। और रेपो रेट बढ़ाने से कैसे हेल्प होती है? क्योंकि अगर आप रेपो रेट बढ़ाएंगे तो जो इन्वेस्टर हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं और इंटरेस्ट रिलेटेड डेट प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। तो उससे क्या है कि इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर आता है पहले वो इंडिया में आके इंडियन रुपी खरीदेगा अपनी करेंसी के बदले में, और उसके बाद वो इंडियन जो डेट फंड है उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से आपको ओवरऑल क्या होगा कि इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और वो अप्रिशिएट होने लग जाएगा। ऐसे ही जैसे यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो जो इन्वेस्टर है दूसरे कंट्रीज में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जैसे एफआईआई थे जो इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठे थे और दूसरी इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे थे, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन इस मूव का भी नुकसान इन्वेस्टर को तो हो सकता है कि भाई उनके फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा उनको फायदा होगा, लेकिन जो लोन लोग लेते हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हाउसिंग ईएमआई बढ़ सकती है, कार लोन की ईएमआई बढ़ सकती है, दूसरे लोन्स की ईएमआई बढ़ सकती है। तो हर मूव के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो अगर रेट्स बढ़ेंगे तो अगर आप डिपॉजिटर हैं तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर आप लोन लेकर बैठे हैं तो आपके लिए ये परेशानी की बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।